हेलो एंड वेलकम टू IML एक्सप्लेन। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ मैजिकल आर्कना का चैप्टर 7, जिसमें मैजिक और मिस्ट्री एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रीवियस चैप्टर, अगर आपने चैप्टर 6 मिस किया तो उसमें हमने एक्सप्लेन किया था ब्रीफ पॉइंट अबाउट व्हाट हैपेंड। जरूर देखें। एपिसोड 2 को स्टार्ट करते हैं। लाल धुंध से घिरा हुआ लुसियन को लगा कि उसके हाथ पैर पिघल रहे हैं और उसके दिमाग की नसें फूल रही हैं और झटके खा रही हैं। उसकी आंखों में कोरेला और हाउसन इंसानी शरीर से बदलकर बड़े बड़े चूहे बन गए और बार बार वापस बदल रहे थे। ये एक इल्यूजन। लुसियन को पूरा यकीन था, इसलिए उसने ध्यान लगाया और अपनी स्पिरिट को फिर से लहरों की तरह फैला दिया। फिर सब कुछ स्थिर हो गया, कोई बदलाव या मरोड़ नहीं हुआ। लुसियन ने कोरेला और हाउसन को जमीन पर पड़े देखा। उनके शरीर पर हर जगह घाव थे और वे मरने की हालत में थे। ये एक अच्छी तरह बनाया गया मैजिक ट्रैप है। इल्यूजन चूहों के खून से आया या उस अजीब पौधे से? लुसियन ने मन ही मन सोचा। उसे आखिरकार समझ आ गया कि शुरुआत से ही जब उन्होंने पहला चूहा मारा था, तभी वे इल्यूजन में फंस चुके थे। लुसियन लाइट शील्ड से सुरक्षित था और उसकी स्पिरिचुअल पावर आम लोगों से थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए उस पर इल्यूजन का असर नहीं हुआ। बैच से निकला होली स्ट्राइक न सिर्फ गैरी का दायां हाथ और कंधा उड़ा ले गया, बल्कि चेंबर की पत्थर की छत भी तोड़ दी। वहां एक बड़ा छेद बन गया था, जिससे पत्थरों के टुकड़े बारिश की तरह गिर रहे थे, जैसे चेंबर किसी भी पल ढह सकता हो। धूल और छोटे पत्थरों ने लाल धुंध को फैला दिया। लुसियन को लगा कि उसकी ताकत धीरे धीरे वापस आ रही है। आगे क्या होगा इसका अंदाजा न होने से उसका दिमाग फिर से तेजी से काम करने लगा। 2 और लाइट स्पेल्स के अलावा लुसियन के पास कुछ भी काम का नहीं बचा था, और उसकी मांसपेशियां अभी भी उस सुन्न कर देने वाली लाल धुंध से कमजोर थीं। तभी उसका ध्यान कोने में पड़े उस पौधे पर गया, जो गिरते पत्थरों की वजह से हिलडुल रहा था। क्या ये पौधा इल्यूजन बनाने के अलावा खुद की रक्षा नहीं कर सकता? लुसियन ने सोचा। उसने पूरी कोशिश की कि फिर से खड़ा हो सके और फिर अपने शरीर को घसीटते हुए पौधे की तरफ बढ़ा। वो बहुत धीरे चला और कई बार लड़खड़ाया। तेज पत्थर लगातार उस पर गिर रहे थे, जिससे उसके पूरे शरीर पर दर्दनाक घाव हो गए। लुसियन ने गहरी सांस ली और चलता रहा। इतने अनुभव के बाद वो शांत और निर्णायक हो गया था। अपना दायां हाथ बढ़ाकर उसने पौधे के मुख्य तने को मजबूती से पकड़ लिया। पौधे में किसी जीव की तरह धड़कन थी। लुसियन को लगा जैसे वो किसी प्राणी की नसें पकड़ रहा हो, जिनमें खून धड़क रहा हो। उसने पूरी ताकत से तना खींचा। अचानक पौधा सिकुड़ गया और बेहद कड़वी और तेज चीख निकालने लगा। लुसियन पहली कोशिश में सफल नहीं हुआ, इसलिए उसने पूरी ताकत से उसे मरोड़ते रहना जारी रखा, किसी मरते हुए आदमी की तरह जो जिंदगी के लिए जूझ रहा हो। पौधा चीखता रहा, अपनी शाखाएं फैलाईं और उन्हें लुसियन की बांह के चारों ओर लपेट लिया। पौधा गीला, चिपचिपा और ठंडा था, और उसकी टेंटिकल्स में अनगिनत छोटे छोटे कांटे थे जो लगातार लुसियन की त्वचा में धंस रहे थे। डर को दबाते हुए लुसियन ने फिर से जोर से खींचा। क्रैक! पौधा अचानक चीखना बंद कर गया। उससे लाल तरल फूट पड़ा और लुसियन की छाती पर छिटक गया। हवा में तेज खून की बदबू फैल गई। कमजोरी महसूस करते हुए लुसियन ने जल्दी से दीवार का सहारा लिया ताकि अपना संतुलन बनाए रख सके। पौधे के 2 टुकड़े होते ही लाल धुंध बहुत ज्यादा गाढ़ी हो गई और लगभग तरल जैसी बन गई। जैसे ही पौधे की खून भरी धुंध मेज पर रखी 3 किताबों तक पहुंची, वे तुरंत गलने लगी। सिर्फ कुछ ही सेकंड में सारी किताबें पूरी तरह गल गईं। लुसियन को कुछ भी पढ़ने का समय नहीं मिला। ये भी जरूर एक और मैजिक ट्रैप होगा, लुसियन ने सोचा। अगर चेंबर खोज लिया जाए तो ये सॉर्सरर की नोट्स अपने आप नष्ट हो जाएंगी जब धुंध एक खास घनत्व तक पहुंच जाएगी। आर्क! लुसियन को बहुत अफसोस हुआ। वो उम्मीद कर रहा था कि नोट्स में कुछ ताकतवर मैजिक स्पेल्स मिलेंगे। तभी उसने अपनी स्पिरिट लाइब्रेरी में कुछ चमकता हुआ देखा। जिज्ञासा से लुसियन ने अपनी स्पिरिट को लाइब्रेरी में जाने दिया। फिर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। एक नई बुकशेल्फ दिखाई दी और उस पर एक छोटा सा टैग था जिस पर लिखा था मैजिक आर्काना। उस टैग के नीचे 3 किताबें थीं, वही किताबें जो नष्ट हो गई थीं। लाइब्रेरी किताबें भी इकट्ठा कर सकती है? रुको, तो कंटेंट का क्या हुआ? मुझे तो उन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। लुसियन समझने की कोशिश कर रहा था कि लाइब्रेरी कैसे काम करती है, क्योंकि करोजन बहुत तेज था। पूरी किताबें पन्ना दर पन्ना नष्ट हो गईं। शायद लाइब्रेरी कंटेंट की कॉपी कर सकती है और किताबों की प्रोजेक्शंस यहां रखी जा सकती हैं। लुसियन बस अंदाजा लगा रहा था, उसे और सबूत चाहिए थे। 3 लेबल्स को देखते हुए लुसियन के मन में एक गहरी हिचकिचाहट उठी। क्या ऐसे संसार में मैजिक सीखना बहुत खतरनाक नहीं होगा, जहां डिवाइन पावर हर चीज पर हावी है और सॉर्सरर्स को लोग नफरत से देखते हैं? लुसियन जानता था कि वो यहां ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता।
और जो और भी हैरान करने वाली बात थी वो ये कि धुंध पूरी तरह गायब होने के बाद कोरेला और हाउसन दोनों थोड़ा सा हिले। वे अभी जिंदा थे। लुसियन समझ गया कि उसे जल्दी करनी होगी और सबको इस भयानक जगह से बाहर निकालना होगा। इलिप्सिस। बेंजामिन अचानक कराह उठा जब उसने महसूस किया कि लुसियन ने होली स्ट्राइक एक्टिवेट किया। उस पल किसी तरह उनकी स्पिरिट्स जुड़ गई थीं। वो बहुत ज्यादा हैरान था। लॉर्ड बेंजामिन? पॉल ने चिंता से पूछा। चांदी जैसी चांदनी के नीचे बेंजामिन का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, नीचे कुछ अनपेक्षित हो गया है। धिक्कार है, वो तो सिर्फ एक अप्रेंटिस थी। ये लोग बेकार हैं। पॉल, तुम यहां रुको। अगर मैं 5 मिनट में वापस ना आऊं तो बिशप से मदद मांगना। बैज पर स्पिरिट इम्प्रिंट होने की वजह से बेंजामिन उसे महसूस कर सकता था, वरना वो उस बैज को किसी ऐसे नौजवान को कभी नहीं देता जिसे वो अभी अभी मिला हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका अपना इम्प्रिंट कोई और एक्टिवेट कर सकता है। दुर्भाग्य हमेशा घमंड और पूर्वाग्रह के साथ आता है। बेंजामिन के लिए नाइट्स सिर्फ कुछ भद्दे और अज्ञानी लोग थे जिन्हें शारीरिक ताकत से लड़ने के अलावा कुछ नहीं आता था। इसलिए बिना ये सोचे कि गार्ड ज्यादा उपयुक्त हो सकते थे, बेंजामिन ने सीधे बैज लुसियन को दे दिया, एक ऐसे लड़के को जिसकी स्पिरिट आम लोगों से ज्यादा मजबूत थी। बेंजामिन का नजरिया उसके पिछले अनुभवों से आया था। जिस परिवार से वो आया था, रफाती फैमिली, वो डुची ऑफ ऑर्वरेट के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक था। रफाती फैमिली गिफ्टेड डिवाइन्स पैदा करने के लिए जानी जाती थी। जहां नाइट्स को स्पेल्स सीखने पड़ते थे, वहीं रफाती फैमिली के बच्चे ब्लेसिंग के साथ पैदा होते थे। बेंजामिन अपने परिवार का सबसे प्रतिभाशाली बच्चा नहीं था, लेकिन मॉनेस्ट्री में जाने के बाद वो अपने साथियों में अलग नजर आया और जल्दी ही एक फॉर्मल पास्टर और डिवाइन कास्टर बन गया। लेकिन अब एक फॉर्मल पास्टर होने के बावजूद उसे एक सॉर्सरर की अप्रेंटिस द्वारा छोड़े गए ट्रैप से निपटने में दिक्कत हो रही थी। यह जरूर उसकी रेप्यूटेशन और चर्च में उसकी पोजीशन को प्रभावित करेगा, इसलिए उसके पास खुद वहां जाकर समस्या हल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पॉल भी हैरान था। उनके पास बैज था, क्या वहां कोई असली सॉर्सरर मौजूद है? इलिप्सिस। जब लुसियन खुद को घसीटते हुए चेंबर से बाहर निकलकर मदद मांगने ही वाला था, तभी पैरों की आवाजें आईं। वो घबरा गया। उसे डर था कि अगर कोई और विच या विजर्ड आया तो वो अपनी जान बचाकर भाग नहीं पाएगा। सबसे ज्यादा उसे चिंता इस बात की थी क्योंकि चेंबर किसी को मारने और उनका मुंह बंद रखने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। लैपलैंड ब्लडवाइन? बेंजामिन ने कोने पर एक नजर डाली और तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। उसने लुसियन और तीनों गार्ड्स को देखा। अच्छा है, ये अभी जिंदा हैं। बेंजामिन को लुसियन को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, लगता है जब इसने मेरा इम्प्रिंट एक्टिवेट किया तो इसकी स्पिरिट पावर भी बढ़ गई। ये ट्रेनी पास्टर के बेसिक लेवल तक पहुंच गया है। काफी किस्मत वाला है। हालांकि अब सब कुछ बदल चुका है। चर्च अब वैसी पूरी तरह हावी स्थिति में नहीं है जैसी 300 साल पहले थी। आज डिविनिटी पावर सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती। एक असली पास्टर बनने के लिए बचपन से व्यवस्थित शिक्षा चाहिए। द एम्परर ऑफ मैजिकल आर्काना वही था जिसने लगभग 400 साल के डिवाइन पावर और मैजिक के गोल्डन एज की शुरुआत की। उसने डिवाइन कास्टर बनने के नियम बदल दिए। रफाती फैमिली का सदस्य होने के नाते बेंजामिन को ज्यादातर पास्टर्स से दुनिया की परिस्थितियों के बारे में ज्यादा पता था। इसके अलावा वो अपनी किसी एक फेथ के प्रति इतना समर्पित भी नहीं था। सही कहें तो एक एरिस्टोक्रेट होना चर्च से जुड़े होने की उसकी पहचान से टकराता था। और आगे द हाईएस्ट थियोलॉजी कॉन्फ्रेंस के 300 साल बाद चर्च 2 हिस्सों में बंट गया, एक साउथ दूसरा नॉर्थ। दोनों एक दूसरे पर हियरसे होने का आरोप लगाते थे, लेकिन उनमें से किसी को भी डिवाइन पावर पाना रोक नहीं गया, जिससे कई बिशप्स और कार्डिनल्स को शक होने लगा कि क्या वाकई गॉड मौजूद है या ये सब गॉड के फॉलोअर्स की परीक्षा है। इस तरह का रवैया सैकड़ों सालों तक बेंजामिन जैसी नई पीढ़ियों पर सीधा असर डालता रहा। इसके अलावा इस तेजी से विकसित होते युग के साथ चलने के लिए कई पोप्स ने महान आर्कनिस्ट्स द्वारा दुनिया की खोज से मिले ज्ञान का कुछ हिस्सा अपनाया ताकि थियोलॉजी की नींव बदली जा सके। इस बदलाव ने डिविनिटी के तेज विकास और अनगिनत महान स्पेलकास्टर्स के उभरने की गारंटी दी। इसलिए साउथ चर्च अपनी प्रमुख स्थिति को बचाए रख सका और हेरेटिक्स, इविल सॉसरर्स, डार्क क्रीचर्स जैसे शक्तिशाली दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद बढ़ता रहा। लेकिन साथ ही इस व्यवहार ने साउथ चर्च के अंदर और ज्यादा टकराव भी पैदा किए। बेंजामिन की सोच वापस हकीकत में आई। उसने अपने हाथ से कुछ सफेद पाउडर छोड़ा और अजीब सा स्पेल बोला। एक तेज हवा चली और लाल धुंध उड़ गई। उसने गैरी की ओर उंगली उठाई। एक सफेद रोशनी उसके घाव पर गिरी। घाव भरने लगा और जल्दी ही अपने मूल रंग में लौट आया। कोरेला, हाउसन और लुसियन को एक एक करके ठीक करने के बाद उसने उनसे पूछकर पूरी घटना की पुष्टि की। बेंजामिन ने मेज की जांच की कि वहां कुछ भी न बचा हो।
सारा सामान चर्च वापस ले चलो, चूहों के शरीर भी। उसने बैज जो लुसियन ने लौटा दिया था फिर से अपनी गर्दन में डाला और कहा, गॉड ने तुम्हें माफ कर दिया है, वापस जाओ और आराम करो। गॉड तुम्हें आशीर्वाद दे। शुरुआत में बेंजामिन लुसियन को कुछ पैसे देना चाहता था या ये देखना चाहता था कि क्या लड़के में आगे ट्रेनिंग की क्षमता है, लेकिन इस सब के बाद बेंजामिन बस यही चाहता था कि लुसियन जितनी जल्दी हो सके चला जाए। उसे एक और समस्या का सामना करना था, गैरी का दायां हाथ। उसे लिम्ब रीजेनरेशन का स्पेल नहीं आता था। जाने का मौका मिलते ही लुसियन जल्दी जल्दी बाहर की ओर बढ़ा। चेंबर से निकलते समय उसने कोरेला को हाउसन से धीमी आवाज में कहते सुना, गैरी ने अपना दायां हाथ खो दिया, शायद वो गार्ड्स में अब नहीं रह पाएगा। वो पाइपों के बाहर मिला जुला मन लिए चला। भीड़ तुरंत उसे घेर कर चिंता जताने लगी। लिटिल एवंस, क्या अब भूत चला गया? आंटी एलिसा ने दूर से जोर से पूछा। लुसियन ने सिर हिलाया, हाँ, जगह को पास्टर और गार्ड्स ने शुद्ध कर दिया है। उसका पक्का जवाब मिलते ही माहौल हल्का हो गया। लोग नीचे क्या हुआ था इसे लेकर और ज्यादा जिज्ञासु हो गए। लुसियन, भूत कैसा दिखता था? डरावना? मुझे पता था लॉर्ड बेंजामिन इसे संभाल लेंगे। लुसियन को गॉड का आशीर्वाद है, उसे बैज इस्तेमाल करने का मौका मिला। कितना अफसोस, लुसियन अब बच्चा नहीं रहा, वरना वो मॉनेस्ट्री जाकर असली पास्टर बन सकता था। सोचो, एड्रॉन का एक पास्टर। टिप्पणियों से लुसियन परेशान हो गया। मैं पास्टर बनने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूं? हालांकि लुसियन ने कभी अपनी पहचान की वजह से पास्टर बनने के बारे में नहीं सोचा था, फिर भी इतनी अद्भुत ताकत देखकर यह जानना कि वो पूरी तरह निराशाजनक है उसे उदास कर गया। मेरे बेचारे छोटे एवंस, तुम्हारा चेहरा देखो, तुम बहुत थक गए होगे, आंटी एलिसा ने पूछा। लुसियन को सच में अकेले समय चाहिए था। उसने सिर हिलाया और सीधे अपनी छोटी झोपड़ी की तरफ चला गया। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। बेंजामिन और गार्ड्स के जाने के बाद वो भीड़ के धीरे धीरे छटने की आवाज सुन सकता था। लुसियन को अपने माता पिता और दोस्तों की याद आई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। उसने फिर से अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। असली लुसियन ने पहले कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, इसलिए मैं न पास्टर बन सकता हूं न नाइट। अगर मुझे इस जिंदगी से बाहर निकलकर कुछ बनना है तो मुझे मैजिक सीखनी होगी। लेकिन तब मैं चर्च और सभी लोगों का दुश्मन बन जाऊंगा, आंटी एलिसा भी। क्या मेरे पास और कोई रास्ता है? आखिरकार लुसियन ने पहले अपनी मेंटल लाइब्रेरी में मौजूद नोट्स देखने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद लुसियन ने अजीब सी आवाज में खुद से कहा, मैं पढ़ नहीं सकता। नोट्स अजीब कैरेक्टर्स से भरी हुई थीं, और एवंस एक गरीब बच्चा होने की वजह से बिना पढ़ा लिखा और अनपढ़ था। एक बिल्कुल निराश अनपढ़ इंसान की तरह लुसियन बस बेबस होकर नोट्स को देख सकता था और उस अद्भुत शक्ति की लालसा करता था। हालांकि उसने यहां बहुत कुछ अनुभव किया था, फिर भी उसे इस अंतर से बहुत ज्यादा निराशा महसूस हो रही थी। वो एक दूसरी दुनिया में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, लेकिन अब वो सिर्फ एक गरीब लड़का था जो पढ़ भी नहीं सकता था। तो यह था चैप्टर 7 का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट चैप्टर के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।